हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन CUET एमकॉम एंट्रेंस सब्जेक्ट वाइज MCQs पे है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हम बता दें कि हमने CUET एमकॉम एंट्रेंस पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड ऑलरेडी डिस्कशन सेशंस अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड की है। बट कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैम आप प्लीज़ सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केशन करें कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए, किस ईयर में आए और किस पैटर्न पे आए। ठीक है, तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, वहाँ हम सब्जेक्ट वाइज ये मेंशन कर रहे हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, किस ईयर में है और उनका भी डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने 14-15 सब्जेक्ट्स की क्लासेस अपलोड कर दी हैं। अगर वो भी आपने नहीं देखी तो कोई बात नहीं है, हमने ना एक प्लेलिस्ट बना दी है और प्लेलिस्ट का नाम ही है CUET एमकॉम एंट्रेंस सब्जेक्ट वाइज MCQs। तो उस प्लेलिस्ट के थ्रू आप बहुत ही ईजिली सारी क्लासेस कवर कर पाओगे। और आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है इनकम टैक्स लॉज एंड अकाउंट्स पे। बट इस डिस्कशन के पहले हम आपको बता दें कि हमने CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए ऑलरेडी क्लासेस लॉन्च कर दी हैं। सारी डिटेल आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और साथ ही साथ ना हमने आपको व्हाट्सएप का भी लिंक दिया है एज वेल एज टेलीग्राम का भी लिंक दिया है। आप वहाँ पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो क्लासेस की इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, वहाँ आपको पूरा कॉम्बो मिलेगा, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज़ एंड डिटेल लेक्चर। हमने जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं ना वो बिल्कुल भी समरी फॉर्मेट में नहीं है। हमने बहुत डिटेल में लेक्चर्स रखे हैं सो दैट आप लोगों को एक ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है वो क्लैरिटी हो पाए। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी तो बहुत ही आराम से आप लोग अपने जो MCQs आएंगे ना वो अटेम्प्ट कर पाओगे। तो हमने ना हर क्लास में यही मान करके पढ़ाया है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है एंड हर एक कॉन्सेप्ट कोशिश किया है क्लियर करने की। तो ये बैच में अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो ज़रूर आप लोग हमसे कांटेक्ट करना। अब चलो आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग को इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है और देखना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। तो 2021 में ओवरऑल 3 क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स, जिसमें पहला क्वेश्चन है एनी सम रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ HUF फ्रॉम द इनकम ऑफ HUF शैल बी। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि HUF के मेंबर को अगर इंडिविजुअली HUF की इनकम से कोई अमाउंट रिसीव हो रहा है तो वो उनके हाथ में एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा। बट ऑफिस पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो इनकम ऑलरेडी HUF की है और HUF ने उस पर ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया होगा, है ना। तो फिर अलग से मेंबर क्यों टैक्स पे करेंगे? तो करेक्ट आंसर होगा A, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। Year in which income is taxable is known as dash and year in which income is earned is known as dash। हम लोग अर्न करते हैं प्रीवियस ईयर में और पे करते हैं उसके अगेंस्ट टैक्स असेसमेंट ईयर में। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा B। नेक्स्ट, हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फॉर इनकम टैक्स इन इंडिया इज द फाइनेंस मिनिस्टर, द रेवेन्यू सेक्रेटरी, द डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, द CBDT। बट ऑब्वियस करेक्ट आंसर होगा CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये सबसे हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है इनकम टैक्स के लिए इन इंडिया। अब पहले हम लोग 2022 का क्वेश्चन देखेंगे। टू 2022 में देखो 4 क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू इनकम टैक्स। पहला क्वेश्चन है सेक्शन 28 to 44D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये किस से रिलेटेड है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, कैपिटल गेन, PGBP। नो डाउट ये रिलेटेड है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से। If an asset is put to use for less than 180 days in the previous year, the depreciation is charged at which rate of the following as per the income tax rate। देखो अगर 6 महीने से कम के लिए यूज़ हुआ है ना तो जो भी रेट है उसका 50% चार्ज करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा B, 50%। नेक्स्ट है कैलकुलेट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। अब यहाँ GAV फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है और GAV के लिए क्या रूल है कि म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू विच एवर इज़ हायर। फिर इस हायर वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से और इसमें जो वैल्यू लोअर होती है उसको लेते हैं। फिर इस लोअर वैल्यू को एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं और जो वैल्यू हायर होती है उसको कंसिडर करते हैं एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्लियर? तो देखो हमारे पास म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट दिया है, विच एवर इज़ हायर। हायर कौन सा है? 50,000। अब इस 50,000 को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से और दोनों में से जो भी लोअर है उसको कंसिडर करेंगे। लोअर है 48,000। अब इस लोअर को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से और विच एवर इज़ हायर उसको हम ले लेंगे GAV। ठीक है, तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा B। 2 हेड लिस्ट दी है। हेड ऑफ इनकम, पार्ट ऑफ द हेड। देखो हाउस प्रॉपर्टी एनुअल वैल्यू, सैलरी, कार फैसिलिटी,
PGBP, income from filing of return, capital gain, sale of bond. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। अब 2023 में देखेंगे ना तो ओवरऑल 9 MCQs आए थे रिलेटेड टू इनकम टैक्स। अगेन यहाँ 2 पेपर हुआ था, एक 5 जून को और एक 30 जून को। तो कुछ क्वेश्चंस आए थे 5 जून के पेपर में और कुछ क्वेश्चंस आए थे 30 जून के पेपर में। पहला हमसे क्वेश्चन बोला है, एक लिमिटेड company registered their business SEZ and start the manufacturing of handmade wooden articles. The business generated handsome profit. At the end of the financial year, they submitted ITR within the due date and claiming deduction under Section 80 IAB by submitting the relevant documents to the tax authority. The reduction of tax liability, ये basically क्या है, टैक्स प्लानिंग है ना। अगर देखा जाए तो प्रॉपरली उन्होंने अपना सारा का सारा जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन था वो पूरा किया है, ड्यू डेट पे रिटर्न भी फाइल किया है एंड डिडक्शन क्लेम किया। तो ये क्या हो गया, टैक्स प्लानिंग का पार्ट हो गया। नेक्स्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट प्रोविजन ITR 6 विल बी एप्लीकेबल फॉर। ITR 6 एप्लीकेबल है कंपनी के लिए और बहुत जल्दी हम एक क्लास अपलोड कर देंगे चैनल पे जहाँ हम ये मेंशन कर देंगे कि कौन सा ITR किसके लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, एग्जाम में ये पॉइंट आता है तो बहुत जल्दी हम ये पॉइंट कवर करेंगे। नेक्स्ट, for assessment of firm and calculating tax liability, the correct sequence of income tax provision will be, सबसे पहले इनकम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम वेरियस हेड, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, एडजस्टमेंट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम GTI, डिफाइन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। देखो सबसे पहले तो हम रेसिडेंशियल स्टेटस बताते हैं, है ना। उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं ऑफ इनकम अंडर वेरियस हेड, फिर GTI में डिडक्शन का एडजस्टमेंट करते हैं, फिर टोटल इनकम कैलकुलेट करके उस पर टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं, नहीं, फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करते हैं और फिर टोटल इनकम निकाल के उस पर टैक्स लाइबिलिटी का कैलकुलेशन करते हैं। तो करेक्ट सीक्वेंस होगा सी। नेक्स्ट द ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम बुक प्रॉफिट एडजस्टेड टोटल इनकम। ये ATI पे ही कैलकुलेट होती है। द टैक्स रेट इन इंडिया, ये कौन फिक्स करता है, एनुअल फाइनेंस एक्ट। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल इनकम इज टोटली एग्जेम्प्टेड प्रोवाइडेड इट फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A। यस, अगर इस सेक्शन में फॉलो करता है एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन तो नो डाउट आपकी पूरी की पूरी इनकम क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। तो स्टेटमेंट करेक्ट है। एनी सम रिसीव बाय एन इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ अ HUF शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मेंबर। नहीं, अभी हमने ऊपर बताया है कि अगर वो HUF की इनकम है, भले उसको हम मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट करें, बट क्योंकि HUF ने ऑलरेडी टैक्स पे किया होगा तो मेंबर अलग से टैक्स पे नहीं करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास मैच करने के लिए बोला है और सिंपली यहाँ पे रेंट्स की डेफिनेशन है। मतलब अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा होगा तो आपको सबकी डेफिनेशन पता होगी कि सबसे पहले लिखा है द वैल्यू एज डिटरमाइंड बाय द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज फॉर लेविंग म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑन हाउस प्रॉपर्टी। इसको म्यूनिसिपल वैल्यू कहते हैं। द रेंट विच अ सिमिलर प्रॉपर्टी कैन फेच इन द सेम और सिमिलर लोकेलिटी इफ इट इज़ लेट फॉर अ ईयर, एक पूरे साल के लिए। अगर आप ये देख रहे हो कि सेम प्रॉपर्टी का सेम लोकेलिटी में कितना रेंट है तो इसको हम कहेंगे फेयर रेंट। द रेंट विच इज़ फिक्स्ड अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट वो होता है स्टैंडर्ड रेंट, और हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट बट लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट, इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, in computing the total income of an individual being a person with disability, a deduction under section 80U share be allowed if certain conditions are satisfied. The quantum of such deduction is, देखो पर्सन विद डिजेबिलिटी के लिए 75,000 है, सीवियर डिजेबिलिटी के लिए 1,25,000 है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी एंड डी ओनली। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है और लास्ट भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, X purchased a piece of land on 4th January 1978 for rupees 50,000. The land was sold by him on 2nd September 2021 for rupees 17 lakh. The market value of the land as on 1st April 2001 was rupees 5,11,200. Expenses on transfer were 2% of the sales price and the capital gain for the assessment year 22-23 is आपको ये बताना है कि क्या कैपिटल गेन होगा असेसमेंट ईयर 22-23 का, जहाँ पे देखो CII दिया हुआ है 21-22 का। अब सिंपली अगर आप लोगों को कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, क्योंकि हमारे पास सेल प्राइस दी हुई थी 17 लाख की और ये सेल कब हुआ है 21-22 में ही हुआ है। मतलब अगर हम लोग प्रीवियस ईयर की बात करें तो 21-22, असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा 22-23। अब इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट प्राइस।
तो कॉस्ट प्राइस ये 50,000 करेंगे कि 5,11,200? 5,11,200, क्योंकि जब भी आपने परचेज किया था या 2001 जो भी लैटर होता है उस वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं। तो 5,11,200। अब ये तो 2001 की वैल्यू है, इसको अगर हम आज की डेट में कन्वर्ट करें, क्योंकि उस टाइम जो CII रहा होगा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स में 2001 में हमेशा याद रखना 100 था रहता है, और आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है 317। बेसिकली ये माना जाता है ना कि तब जो चीज़ 100 रुपये की थी आज वो चीज़ कितने की है 317 रुपये की। क्लियर? तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 16,20,504। इसके अलावा हमारे पास एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है जो कि है 2% ऑन सेल्स प्राइस। जब इसको आप देखोगे तो ये आएगा 34,000, एंड मेरे पास ये जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 45,496 जो कि ऑप्शन 1 में दिया है। तो करेक्ट आंसर होगा 1। आप देखेंगे 2024 में ओवरऑल 6 MCQs थे रिलेटेड टू इनकम टैक्स। पहला है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 असेसी इन डिफॉल्ट इज अ पर्सन हु, असेसी इन डिफॉल्ट वो पर्सन होता है जिसने अपनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन पूरी ना की हो, जैसे रिटर्न फाइल ना किया हो, टैक्स पे ना किया हो, ठीक है, इज डीम्ड टू बी एन असेसी फॉर सम अदर पर्सन, अ पर्सन हु हैज फेल्ड टू फुलफिल हिज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज नॉट exempted in which of the following case? ट्रांसफर ऑफ अ रेसिडेंशियल हाउस एंड इन्वेस्टमेंट इन वन रेसिडेंशियल हाउस पे होता है, एग्रीकल्चर लैंड पे भी होता है, कंपलसरी एक्विजिशन पे भी होता है, बट असेट के ट्रांसफर पे LTCG एग्जेम्प्ट नहीं होता। तो करेक्ट आंसर होगा डी। Which among the following is a demerit of direct tax? Certainty, equity, arbitrary and elasticity and productivity. करेक्ट आंसर होगा सी, आर्बिट्रेटरी, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि जो आप स्लैब रेट फिक्स होता है इसमें उसका ना कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, रैंडमली वो फिक्स किया जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको आर्बिट्रेटरी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 HUF consists the following except all persons lineally descended from a common ancestor and include their wife, unmarried daughter, head of the HUF। बट कोई भी स्ट्रेंजर जो कि फैमिली में रह रहा है 10 साल से, क्या वो HUF का मेंबर बन पाएगा? नहीं, ठीक। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन। अब वैसे अगर देखा जाए, हमने पहले भी बताया था कि 80CCD इसमें ना एम्प्लॉय दोनों के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है, बट स्पेसिफिकली अगर हम लोग एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो है 80CCD सबसेक्शन 2 में। और क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में, इसीलिए ना इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया, कट कर दिया गया। तो आप लोग भी कट कर दो, बस इतना याद रखना कि करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2। वैसे अगर देखा जाए तो 80CCD भी हो सकता था, क्योंकि उसमें ना एम्प्लॉय दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन को इंक्लूड करता है, बट मोर स्पेसिफिकली क्या होगा सबसेक्शन 2, ठीक। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है? स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, एंड होता है 31 मार्च को, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था रिलेटेड टू इनकम टैक्स लॉज एंड अकाउंट्स। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर क्लासेस में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। एंड अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।